इससे पूर्व के वीडियो में हमने जे.एस. मिल पर पढ़ने वाले विभिन्न विद्वानों के प्रभाव एवं उनके समाजवादी विचारों का अध्ययन किया था। आज हम जे.एस. मिल के आर्थिक विचारों का अध्ययन करेंगे। मिल जो है वो परंपरावाद व साम्यवाद के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में हमारे सामने आते हैं। इस बात का जो आभास है उनकी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी जो उन्होंने 1848 में लिखी थी उसमें मिलता है। इस पुस्तक में उन्होंने स्मिथ, रिकार्डो और परंपरावादियों के आर्थिक सिद्धांतों का पूरा समर्थन किया है। बाद में उसके लेखों से ये लगा कि वह परंपरावादियों के आर्थिक विचारों का विरोध करने लग गए हैं। उस समय विद्वान बदलती हुई परिस्थितियों के अनुरूप आर्थिक नियमों को ढालना चाहते थे और ठोस समय पर मिल ने यह कार्य करके दिखा दिया था। इसमें कोई संदेह नहीं कि प्रतिष्ठित विचारधारा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या मिल ने की थी और मिल ही उसके पतन का कारण बना। देखिए, कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि किस प्रकार से प्रतिष्ठित विचारधारा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या मिल द्वारा की गई और मिल ने ही उसका पतन कर दिया। इस पर कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि इसको स्पष्ट कीजिए। तो मिल के जो आर्थिक सिद्धांत हैं उनको हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं, 3 अलग अलग वर्गों में रख सकते हैं कि किस प्रकार से वो प्रतिष्ठित विचारधारा का पोषक बना और किस प्रकार से उसका पतन हुआ। सबसे पहला है कि वो प्रतिष्ठित विचारधारा का समर्थन के संबंध में उसके सिद्धांत हम देख सकते हैं। फिर है प्रतिष्ठित विचारधारा की आलोचना के संबंध में हम उसके विचार देख सकते हैं और लास्ट है फिर समाजवादी विचारों का उसने पोषण किस प्रकार से किया। तो हम सबसे पहले लेते हैं कि वो प्रतिष्ठित विचारधारा के समर्थन के रूप में उनके विचार क्या थे। उसमें सबसे पहला सिद्धांत है उनका स्वहित का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट। सबसे पहले स्वहित या आत्महित की बात स्मिथ ने कही थी। स्मिथ के अनुसार आत्महित के साथ साथ सामाजिक हित भी जुड़ा हुआ है। प्रत्येक व्यक्ति स्वहित की भावना से प्रेरित होकर कार्य करता है। व्यक्ति को यह प्रेरणा उसकी अंतरात्मा से मिलती है। एडम स्मिथ इस सिद्धांत को सहजवाद या आशावाद कहते हैं। बाद में बेंथम और मिल ने सहजवाद व आशावाद को परिष्कृत करके सुखवाद या उपयोगितावाद के रूप में प्रस्तुत किया। स्मिथ के स्वहित के विचार को सभी प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने स्वीकार किया था। इस सिद्धांत का जो अर्थ है वो ये है कि प्रत्येक व्यक्ति अपना कल्याण चाहता है। वह कम से कम त्याग करके अधिक से अधिक आनंद की प्राप्ति करना चाहता है। मनुष्य में यह भावना जन्म से लेकर मृत्यु तक निरंतर बनी रहती है। तो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने इस भावना को सर्वव्यापक एवं सार्वभौमिक बताया है। उनके इस विचार के अनुसार व्यक्ति अपने हित के साथ साथ समाज का भी हित करता है, या दूसरे शब्दों में हम कहें तो व्यक्ति तथा समाज के बीच एक घनात्मक संबंध होता है। उनकी इस धारणा के कारण ही प्रतिष्ठित संप्रदाय को व्यक्तिवादी संप्रदाय भी कहा जाने लगा था, इंडिविजुअल स्कूल। बाद में प्रतिष्ठित संप्रदाय के स्वहित के सिद्धांत की बहुत ही ज़्यादा आलोचना होने लगी। आलोचकों ने व्यक्तिगत हित के सामाजिक हित, उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत हित से जो है सामाजिक हित संभव नहीं है। कभी कभी व्यक्ति अपने हित के लिए समाज का अहित भी कर सकता है और ये सत्य भी है कि व्यक्ति समाज का शोषण करके अपनी समाज संपन्नता को बढ़ा लेता है। यदि हम समाज का हित चाहते हैं तो हमें व्यक्तिगत स्वार्थ को त्यागना होगा। व्यक्तिगत हित का त्याग सामाजिक हित के लिए और सामाजिक हित का त्याग राष्ट्रीय हित के लिए किया जाना चाहिए, तभी सामाजिक एवं राष्ट्रीय हित हो सकता है। तो जिस समय प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के स्वहित के सिद्धांत की आलोचना हो रही थी उसी समय मिल ने अपनी विलक्षण बुद्धि तथा निपुण लेखनी के जादू से प्रतिष्ठित संप्रदाय को आलोचना से बचाकर स्वहित के सिद्धांत का समर्थन किया। उसने आलोचकों का यह कहकर के संतुष्ट किया कि जब व्यक्ति अपने स्वार्थ की संतुष्टि करता है तो उससे समाज का शोषण नहीं होता है। वास्तव में व्यक्ति अपना नुकसान किए बिना दूसरे व्यक्ति का कुछ हित करता है तो उसे हार्दिक प्रसन्नता होती है। तो इस प्रकार से व्यक्तिवाद का अर्थ स्वार्थपरता नहीं है। तो मिल के आत्महित के सिद्धांत वस्तुतः भौतिक नहीं है, उसका आत्महित नैतिक और आध्यात्मिक है। और उसने लिखा है कि ईसा मसीह के सिद्धांतों में उपयोगितावाद के नीति शास्त्र की सही भावना पाई जाती है। दूसरों से ऐसा व्यवहार करना चाहिए जैसा हम अपने लिए चाहते हैं। अपने पड़ोसियों को अपने समान ही प्रेम करना चाहिए। यही उपयोगितावादी नैतिकता की पूर्णता है। तो मिल के जो ये विचार है ये भारतीय दर्शन से भी ओतप्रोत लगते हैं। मिल ने रिकार्डो की भांति लगान, ब्याज तथा मजदूरी के बीच होने वाले संघर्ष को स्वीकार अवश्य किया है,
फिर भी वह आशावादी था कि आत्महित तथा स्वतंत्रता के कारण ये संघर्ष समाप्त हो जाएगा। दूसरा उसका जो सिद्धांत है, स्वतंत्र प्रतियोगिता का सिद्धांत। प्रतिष्ठित जो अर्थशास्त्री थे वो व्यक्तिवाद के लिए स्वतंत्र प्रतियोगिता को आवश्यक शर्त मानते थे और उन्होंने ये मान लिया था कि आत्महित में ही समाज का कल्याण है। अतः प्रत्येक व्यक्ति को इस बात की स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वह अपना अधिक से अधिक हित कर सके। मिल ने प्रतिष्ठित संप्रदाय के विचारों का पूरा समर्थन किया। उसने उनकी बात को और आगे बढ़ाया। मिल व्यक्तिगत स्वतंत्रता का पक्षपाती था और उसके इन्हीं विचारों के कारण कुछ लोग उसे अराजकतावादी कहने लग गए थे। स्वतंत्र प्रतियोगिता के विचार के कारण प्रतिष्ठित संप्रदाय को स्वतंत्रतावादी संप्रदाय भी कहा जाने लगा था। तो स्मिथ और रिकार्डो की तरह ही मिल केवल आर्थिक स्वतंत्रता का पक्षपाती नहीं था, बल्कि सामाजिक स्वतंत्रता का भी पक्षधर था। और उसका ये कहना था कि व्यक्ति को कार्य करने की स्वतंत्रता तो होनी चाहिए, क्योंकि इससे एक और तो उपभोक्ताओं को सस्ती वस्तुएं उपलब्ध होती है और दूसरी ओर उत्पादकों के द्वारा उत्पादन अधिक किया जाता है। प्रतियोगिता अथवा स्वतंत्रता पर लगाया गया प्रत्येक नियंत्रण एक बुराई है तथा उसे बढ़ावा देने का प्रत्येक प्रयास एक अच्छाई है। तो मिल समाजवादियों के प्रतियोगिता के विरुद्ध दिए गए विचारों का आलोचक था। उसके अनुसार समाजवादी जिस प्रतियोगिता को एक बुराई समझते हैं उसका मूल कारण प्रतियोगिता नहीं है, बल्कि प्रतियोगिता का न होना है। तो इस प्रकार से अपूर्ण प्रतियोगिता को समाप्त करके इस बुराई से छुटकारा पाया जा सकता है। मिल अराजकतावादी नहीं थे, वह आंशिक हस्तक्षेप चाहता था। उनका यह कहना था कि हस्तक्षेप तब तक नहीं करना चाहिए जब तक उससे बहुत बड़ा लाभ मिलने की आशा न हो। तो उनका आंशिक हस्तक्षेप एडम स्मिथ के हस्तक्षेप से ही मिलता जुलता था। फिर जनसंख्या का सिद्धांत। माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत के अनुसार यदि जनसंख्या की वृद्धि को रोका नहीं गया तो भविष्य में स्वयं प्रकृति नैसर्गिक रोकों के द्वारा जनसंख्या को नियंत्रित करेगी। समाजवादियों ने माल्थस के इस बात की बहुत ही ज़्यादा आलोचना की थी। मिल के समय तक माल्थस का जो जनसंख्या सिद्धांत है वो अपनी जड़ें जमा चुका था और मिल ने माल्थस के विचार को स्वीकार किया और वह माल्थस के आलोचकों के विरुद्ध हो गया। आलोचकों को उत्तर देते हुए मिल ने कहा था कि ये कहना व्यर्थ है कि संसार में आने वाला जो व्यक्ति है वो मुंह के साथ साथ दो हाथ भी लाता है। नया मुंह उतना ही आहार चाहता है जितना पुराना मुंह, परंतु नए हाथ उतना पैदा नहीं करते जितना पुराने हाथ पैदा करते हैं। तो मिल जनसंख्या के दुष्परिणामों को माल्थस से अधिक समझता था। अनेक स्थानों पर तो उसने माल्थस से भी बढ़ चढ़कर इसके दुष्परिणामों की चर्चा की है। वह जनसंख्या को रोकने के लिए जिन प्रतिबंधक रोकों की बात करता है उससे लगता है कि वह किसी भी नव माल्थसवादी से कम नहीं है। मिल का विश्वास था कि जनसंख्या को रोकने के लिए स्त्रियों को अधिक स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। उसने लोगों से अपील की कि वे तब तक बच्चे पैदा न करें जब तक वे उनका भरण पोषण करने के योग्य नहीं हो जाते हैं। उसने मजदूरों से भी कहा था कि उनकी दशा तभी सुधर सकती है जब तक कि वे अपने बच्चों की पैदावार को कम नहीं कर लेते हैं। जब तक समाज का प्रतिष्ठित वर्ग जनसंख्या को नियंत्रित करने के उपायों को नहीं अपनाएगा तब तक गरीबों से जनसंख्या को रोकने की बात करना निरर्थक है। मिल बहुत ही उदारवादी अवश्य था, परंतु जनसंख्या को रोकने के लिए वह अपने उदारवाद को भी ताक पर रख देता है। यहाँ वह सरकारी हस्तक्षेप की सहायता से जनसंख्या को रोकने की बात करता है। उसने अपनी पुस्तक लिबर्टी में कानून की सहायता से जनसंख्या को रोकने की बात कही है। उसने लिखा है कि विवाहों को तब तक निषेध कर दिया जाना चाहिए जब तक कि संबंधित दोनों पक्ष इस बात का सबूत न दे दे कि वह अपने परिवार का पालन कर लेंगे। नेक्स्ट है फिर उसका मांग व पूर्ति के नियम के संबंध में विचार। जो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री थे उन्होंने मूल्य का मांग और पूर्ति का सिद्धांत स्वीकार कर लिया था। तो उनके अनुसार मांग के बढ़ने पर वस्तु का मूल्य बढ़ता है और मांग की कमी के कारण उसके मूल्य में कमी आती है। इसके विपरीत पूर्ति के बढ़ने पर कीमत घटती है और पूर्ति के कम होने पर कीमत बढ़ती है। तो मांग व पूर्ति में परिवर्तन के साथ साथ वस्तु के मूल्य में भी परिवर्तन होता है। तो मिल ने प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के इस सिद्धांत का समर्थन ही नहीं किया बल्कि उसमें सुधार भी किया। उन्होंने बताया कि वस्तु का मूल्य उस सीमांत पर तय होता है, अर्थात मूल्य उस बिंदु पर तय होता है जहां मांग व पूर्ति दोनों संतुलन में होते हैं। यह कहना गलत नहीं है कि मिल प्रथम अर्थशास्त्री था जिसने साम्य की धारणा का उल्लेख किया। मिल ने यह भी बताया कि कीमत का प्रभाव मांग और पूर्ति पर पड़े बिना
नहीं रह सकता है। तो इस प्रकार मिल ने अर्थशास्त्र में सामान्य मूल्य, यानी जिसे हम नॉर्मल वैल्यू कहते हैं, की धारणा को जन्म दिया, जिसे बाद में आगे जाकर के मार्शल ने आगे बढ़ाया और मांग के नियम का प्रतिपादन किया। तो इस प्रकार से मिल ने प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र में मांग व पूर्ति के सिद्धांत को साम्य की धारणा प्रदान करके एक वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान कर दिया था। मिल ने कहा था कि स्वतंत्र अर्थव्यवस्था में मूल्य लागत के बराबर होने की प्रवृत्ति रखता है। उसने बाजार मूल्य और सामान्य मूल्य का भी वर्गीकरण किया था। उसके साथ साथ ये भी बताया था कि सामान्य मूल्य जो होता है वो लागत पर निर्भर होता है, जबकि जो बाजार मूल्य होता है वो मांग और पूर्ति पर निर्भर होता है। तो इस प्रकार से मिल ने बाजार मूल्य और सामान्य मूल्य का वर्गीकरण किया। कुल मिलाकर मिल अपने मूल्य के सिद्धांत से काफ़ी संतुष्ट था और वो लिखते भी हैं कि अब मूल्य सिद्धांत में कोई समस्या नहीं रह गई है जिसे वर्तमान व भविष्य के लेखकों को सुलझाना पड़े। मांग और पूर्ति का नियम अपने आप में पूर्ण है और मिल की ये धारणा सत्य नहीं है। मूल्य का सिद्धांत अभी भी पूर्णता को प्राप्त नहीं हुआ है। आज भी अर्थशास्त्रियों के सामने ये समस्या वैसी की वैसी बनी हुई है। नेक्स्ट है फिर उसका मजदूरी का सिद्धांत। मिल ने जो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के मजदूरी के सिद्धांत थे उनका समर्थन किया था। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने मजदूरी सिद्धांत के दो सिद्धांतों की व्याख्या की थी। एक तो मजदूरी कोष सिद्धांत, वेज फंड थ्योरी, और दूसरा जीवन निर्वाह का सिद्धांत, लॉ ऑफ सब्सिस्टेंस। तो जहाँ तक मजदूरी कोष सिद्धांत का संबंध है, यह सिद्धांत हमें ये बताता है कि दैनिक या अल्पकालीन मजदूरों की मजदूरी का निर्धारण उनकी मांग व पूर्ति के द्वारा होता है। श्रमिकों की पूर्ति बढ़ने पर मजदूरी कम होती है और श्रमिकों की मांग बढ़ने पर वह बढ़ जाती है। तो इस नियम का समर्थन करते हुए मिल ने लिखा है कि मजदूरी के पूंजी कोष और मजदूरों की संख्या के अनुपात पर निर्भर होती है ना। इससे ये स्पष्ट होता है कि मजदूरों की मजदूरी दो प्रकार से बढ़ाई जा सकती है। एक तो मजदूरी कोष में वृद्धि करके और दूसरा श्रमिकों की संख्या में कमी करके। इन दोनों उपायों में जो पहला है कि मजदूरी कोष को बढ़ा करके, वो श्रमिकों के नियंत्रण में नहीं है, जबकि दूसरा उपाय उनके हाथ में है। तो अतः मजदूर अपनी मजदूरी को तब भी बढ़ा सकते हैं जब वे अपनी जनसंख्या को नियंत्रित करें। तो जहाँ तक दीर्घकालीन मजदूरी के निर्धारण का प्रश्न है, उसके संबंध में प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों का ऐसा मानना था कि मजदूरी का निर्धारण श्रमिकों को जीवन निर्वाह की लागत से होता है। यही मजदूरी का जीवन निर्वाह सिद्धांत कहलाता है। मिल ने इस सिद्धांत का समर्थन करते हुए कहा कि दीर्घकाल में मजदूरी केवल इतनी होगी जिससे श्रमिक अपना जीवन निर्वाह कर सकेंगे। यदि मजदूरी जीवन निर्वाह से अधिक हुई तो श्रमिकों की संख्या बढ़ेगी और कालांतर में मजदूरी घट करके जीवन निर्वाह दर पर लौट जाएगी। इसके विपरीत यदि जीवन निर्वाह मजदूरी कम होगी तो जनसंख्या घट जाएगी और श्रमिकों की पूर्ति कम हो जाएगी और कालांतर में मजदूरी बढ़ करके जीवन निर्वाह के स्तर पर आ जाएगी। बाद में मिल के मजदूरी सिद्धांत की भी बहुत आलोचना होने लगी। वह अपने सिद्धांत की त्रुटियों से स्वयं परिचित थे और अंत में वह इस सिद्धांत से इतना दुखित हुआ कि उसने मजदूरों को संगठित होकर अपनी मजदूरी बढ़ाने के लिए प्रेरित किया और समाजवाद की तरफ चले गए। उसके इस सुझाव से प्रतिष्ठित संप्रदाय को बहुत ही भारी क्षति हुई थी। नेक्स्ट है उनका लगान का सिद्धांत। जहाँ तक लगान के बारे में मिल के विचार हैं या विचारों का संबंध है, उसने रिकार्डो के लगान सिद्धांत को वैसे के वैसे स्वीकार कर लिया था। मिल ने लगान के सिद्धांत को श्रम व प्रबंध पर लागू किया है और वो ये मानता था कि जो प्राकृतिक गुण भूमि में वही गुण अन्य साधनों में भी है। तो इन साधनों के उत्पादन संबंधी अंतर को उसने लगान कहा। इस प्रकार से मिल ने रिकार्डो के लगान सिद्धांत को और अधिक व्यापक बनाया। बाद में मिल से प्रेरणा लेकर के ही मार्शल ने योग्यता के लगान की रचना की, क्योंकि मिल ने कहा कि ये अन्य साधनों में भी लागू हो सकता है और उसके आधार पर मार्शल ने योग्यता के लगान की रचना की। नेक्स्ट है फिर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के नियम के संबंध में। जो मिल थे वो रिकार्डो के तुलनात्मक लागत सिद्धांत को उन्होंने मान्यता दी, कंपैरेटिव कॉस्ट थ्योरी जो रिकार्डो की थी, और उसमें कुछ संशोधन भी किया। मिल ने मांग व पूर्ति के माध्यम से बताया कि किसी समय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में एक वस्तु की कीमत क्या होगी। उसने अंतर्राष्ट्रीय मांग समीकरण के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय विनिमय का अनुपात मालूम किया और बताया कि लागत के अंतर के कारण ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का जन्म होता है। मिल ने रिकार्डो के तुलनात्मक लागत सिद्धांत में लागतों की तुलना का परित्याग कर उसके स्थान पर दोनों वस्तुओं के मूल्यों का अनुपात लिया।
उसने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में मांग एवं पूर्ति के नियम की सहायता ली। इस प्रकार से मिल का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का सिद्धांत रिकार्डो के सिद्धांत से अधिक व्यवहारिक हो जाता है, क्योंकि उसने उसमें मूल्यों को जोड़ा। रिकार्डो ने मूल्यों को शामिल नहीं किया था। मिल ने प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के आर्थिक सिद्धांतों का समर्थन ही नहीं किया, बल्कि उनमें सुधार करके उन्हें अधिक उपयोगी भी बनाया था। तो इस प्रकार से इन सिद्धांतों से पता चलता है कि उसने प्रतिष्ठित विचारधारा का समर्थन किया और उनके सिद्धांतों में सुधार किया। नेक्स्ट हम चलते हैं कि वो प्रतिष्ठित विचारधाराओं की आलोचना है उसके संबंध में क्या है। और मिल जो है वो लंबे समय तक इनका प्रतिष्ठित विचारों का समर्थक और पोषक रहा था, और अंत में वह इस विचारधारा का बहुत ही कड़ा आलोचक बन गया था। उसने जिस वृक्ष के नीचे बैठकर अपने आप को प्रतिष्ठित संप्रदाय में दीक्षित किया था, बाद में वह उसी पेड़ की जड़ में कील ठोक कर चला गया। ऐसा कहा जाता है कि उसी ने उस पेड़ की जड़ में कील ठोक दी। उसके विरोध के कारण प्रतिष्ठित संप्रदाय पतन की ओर चला गया था। और मिल का जो प्रतिष्ठित संप्रदाय के साथ मतभेद हुआ था, उसके संबंध में कुछ कारण थे जिनके कारण मतभेद हुआ था। वो कौन कौन से कारण थे? सबसे पहली थी अर्थशास्त्र की परिभाषा। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान मानते थे। मिल ने भी इसे धन का विज्ञान माना, लेकिन उन्होंने इसके नैतिक पक्ष को अधिक महत्व दिया। मिल ने अर्थशास्त्र को कल्याण का शास्त्र माना। बाद में उनके विचारों को मार्शल और पिगू ने आगे बढ़ाया। तो इस प्रकार से मिल ने प्रतिष्ठित विचारधारा के समान अर्थशास्त्र को धन का शास्त्र न मान करके मानव सुख का आधार माना था। दूसरा, अर्थशास्त्र की प्रकृति के संबंध में कि अर्थशास्त्र विज्ञान है या कला है, तो मिल प्रतिष्ठित संप्रदाय के इस विचारधारा से सहमत नहीं थे कि अर्थशास्त्र केवल विज्ञान है। वो अर्थशास्त्र को विज्ञान और कला दोनों मानते थे। इस संदर्भ में फ्रैंक नेफ ये लिखते हैं कि जब प्रतिष्ठित विचारक एक शब्द भी परामर्श के रूप में देने को तैयार नहीं थे, तब मिल एक सामाजिक सुधारक था। उसके लिए अर्थ विज्ञान व्यवहारिक प्रयोगों का दास बन गया था। मिल के अर्थशास्त्र को कला मानते हुए मुख्य उद्देश्य व्यक्ति की अर्थव्यवस्था में सुधार लाना था। वह अर्थशास्त्र का अध्ययन अन्य सामाजिक विज्ञानों के संदर्भ में करने का पक्षपाती था, और ये बात उन्होंने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी विथ सम ऑफ देयर एप्लीकेशंस टू सोशल फिलोसफी में स्पष्ट रूप से कही है। नेक्स्ट उन्होंने आलोचना की अर्थशास्त्र के नियम के संबंध में, है ना। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के अनुसार अर्थशास्त्र के नियम प्राकृतिक विज्ञानों के नियमों के समान ही सार्वभौमिक होते हैं। मिल का जो है प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों से इस बात पर मतभेद था कि अर्थशास्त्र के नियम प्राकृतिक विज्ञानों के नियमों के समान नहीं है। उसके अनुसार भले ही उत्पत्ति के नियमों की तुलना हम प्राकृतिक विज्ञान के नियमों के साथ कर सकते हैं, परंतु वितरण के नियमों की तुलना विज्ञान से नहीं हो सकती, क्योंकि वितरण के नियमों को मनुष्य ने बनाया है जो सामाजिक रीति रिवाजों से प्रभावित है। इस आधार पर बाद में मिल ने समाजवादी कार्यक्रम को भी प्रस्तुत किया। हमें यहाँ ध्यान रखना होगा कि मिल ने प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के समान उत्पादन पर ध्यान नहीं दिया। उसका जो केंद्र बिंदु था वो वितरण था, और प्रारंभ में उसने निगमन प्रणाली का ही अनुकरण किया, जबकि बाद में आगम प्रणाली को भी अपना लिया था। नेक्स्ट आलोचना की उसने संरक्षण की नीति को लेकर के। मिल स्वतंत्र व्यापार के समर्थक थे और संरक्षण के पक्षपाती भी हुए। बाद में वो राष्ट्रवादी विचारकों से प्रभावित हुए और स्वतंत्र व्यापार के विरोध में संरक्षित व्यापार संबंधी विचार देने लगे। विशेषकर शिशुतर उद्योग यानी बहुत ही जो छोटे उद्योग हैं उनको संरक्षण देने के वो पक्ष में थे। मिल ने अनेक स्थानों पर इस बात की चर्चा की है कि यदि सरकारी हस्तक्षेप से लोगों का हित होता है तो सरकारी हस्तक्षेप को स्वीकार किया जाना चाहिए। नेक्स्ट, श्रम संगठन के संबंध में शुरुआत में मिल प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों की भांति ही श्रम संगठनों के महत्व को स्वीकार नहीं करता था। मजदूरी के सिद्धांत में उसके इस विचार की स्पष्ट झलक हमें देखने को मिलती है। जीवन के अंतिम दिनों में वह सोंगे की आलोचनाओं से अत्यधिक प्रभावित हुआ और मजदूरी की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए, मजदूरों को आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए श्रम संघों के अस्तित्व को स्वीकार करने लग गया था। उसके इस विचार से प्रतिष्ठित संप्रदाय पर बहुत ही जबरदस्त चोट की थी। फिर नेक्स्ट है गतिशील समाज का उसने अध्ययन किया, यानी डायनेमिक है। वो कहता है प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने स्थिर साम्य स्टैटिक इक्विलिब्रियम का अध्ययन किया, जबकि मिल गतिशील साम्य के विचार देता है। वो कहता है डायनेमिक होता है इक्विलिब्रियम, स्टैटिक नहीं होता है।
उसके अनुसार वास्तविक संसार में स्थिर साम्य की दशा पाई ही नहीं जाती है, क्योंकि परिस्थितियों के साथ साथ प्रत्येक चीज बदलती है। और वास्तव में मिल ही वह अर्थशास्त्री था जिसने गतिशील साम्य की धारणा को बहुत अधिक महत्व दिया। तो इस प्रकार से एक तरफ उसने प्रतिष्ठित विचारधारा का समर्थन किया, तो बाद में वो प्रतिष्ठित विचारधारा की अनेक कारणों से उसने आलोचना भी की। इसके साथ ही उसके बाद में वो समाजवादी विचारों का पोषक बन गया। मिल की जो पत्नी थी वो स्वयं समाजवादी विचारों की प्रबल समर्थक थी और उसका प्रभाव भी मिल पर पड़ा है। 1848 में प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी के प्रथम संस्करण तक मिल पर समाजवादी विचारों का प्रभाव नहीं था, परंतु पुस्तक के दूसरे संस्करण में वह समाजवादी विचारधाराओं का पोषक लगता है। इस बात की पुष्टि उसके ग्रंथ चैप्टर ऑन सोशलिज्म, जिसका प्रकाशन उसकी मृत्यु के बाद 1879 में हुआ, से हमें होता है। कोसा ने लिखा है कि पुस्तक के दूसरे संस्करण तक मिल पर फ्रांसीसी विचारधारा का बहुत अधिक प्रभाव पड़ चुका था और उसने समाजवादियों के लेखों को गंभीरता से अध्ययन कर लिया था। इस बात को स्वयं मिल ने अपनी आत्मकथा में स्वीकार किया है। कुछ विद्वानों का मानना है कि मिल के समाजवादी होने का प्रमुख कारण उसका जो है उपयोगितावादी होना था। उस पर उपयोगितावाद का प्रभाव बेंथम से पड़ा था और वह महसूस करने लगा था कि अर्थशास्त्र का उद्देश्य मानव कल्याण होना चाहिए। उपयोगितावादी होने के नाते वह मानव सुख को, चाहे वो भौतिक हो चाहे अधिकतम हो अभौतिक हो, उसको अधिकतम करना चाहता था। उसने अपने सामने किसी वर्ग विशेष के सुख को ध्यान में नहीं रखा, बल्कि वह मानव मात्र का सुख चाहता था। वह सुझाव देता है कि यदि व्यक्तिगत संपत्ति से मानव सुख अधिकतम होता है तो उसे स्वीकार करना चाहिए। पॉलिटिकल इकोनॉमी के दूसरे संस्करण में उसने लिखा है कि व्यक्तिगत संपत्ति पर तब तक प्रहार होते रहेंगे जब तक कि उसमें से अन्यायपूर्ण अंश को न निकाल दिया जाए। वो लिखता है कि एक कारखाने में काम करने वाला मजदूर की अपेक्षा समाजवादी सदस्य अधिक लगन तथा अधिक कुशलता से कार्य करेगा, क्योंकि वह जानता है कि जिस कार्य को वो कर रहा है उस कार्य से उसका सीधा संबंध है और वह उसके लाभ हानि से भी जुड़ा हुआ है। मिल की जो सहानुभूति है वो हमेशा निर्धन वर्ग के प्रति रही है। वह स्वतंत्र व्यापार का पक्षधर अवश्य रहा, परंतु उसने श्रम संघों के महत्व को भी स्वीकार किया है। एक स्थान पर तो मिल स्वयं लिखते हैं कि यदि साम्यवाद और निजी संपत्ति के वर्तमान स्वरूप का चुनाव करना हो तो साम्यवाद की बड़ी और छोटी सभी कठिनाइयां बहुत ही मामूली होगी। तो इस प्रकार से मिल का जो समाजवादी कार्यक्रम है वो बड़ा ही विचित्र है। वह स्वतंत्र व्यापार के साथ साथ अंत तक साम्यवाद का समर्थन करता रहा। संभवतः इसका प्रमुख कारण मिल का व्यक्तिवादी होना है और उसका समाजवाद भी व्यक्तिवादी विचारों पर ही आधारित है। मिल मूल रूप से प्रतिष्ठित संप्रदाय से प्रभावित है, इसलिए वह स्वतंत्र प्रतियोगिता का समर्थक रहा है। व्यक्ति की स्वतंत्रता पर वह हस्तक्षेप नहीं करना चाहता है, इसलिए वह समाजवादियों के व्यवहारिक पक्ष का समर्थन करता है। जहाँ तक समाजवादियों के प्रतियोगिता नियंत्रण संबंधी विचारों का प्रश्न है, वह उनके इस विचार का समर्थन नहीं करता है। तो इस प्रकार से मिल व्यक्तिगत समाजवाद का समर्थक है। उसके जो समाजवादी कार्यक्रम थे या योजनाएं थी, उसमें सबसे पहला था कि उसने उत्पादकों की सहकारी संस्थाओं की स्थापना की। श्रम का शोषण करने वाले पूंजीपतियों के स्थान पर उत्पादकों की सहकारी समितियां बनाने के वो पक्ष में था और उसके अनुसार वर्तमान मजदूरी जो प्रथा है वो व्यक्ति को हानि पहुंचाने वाली है। मजदूरी प्रथा श्रमिकों की कार्यकुशलता में बाधक होती है, तो इस प्रथा को अविलंब समाप्त कर देना चाहिए। मजदूरी प्रथा को समाप्त करके मिल उसके स्थान पर श्रमिकों की ऐसी संस्थाएं स्थापित करना चाहता था जिसके कर्ता धर्ता स्वयं मजदूर हों। प्रत्येक कार्य में लगाई गई पूंजी का स्वामित्व भी सामूहिक होना चाहिए। प्रबंधकों का चुनाव जो है वो श्रमिक अपने बीच में से स्वयं करें और प्रबंधकों को हटाने का अधिकार भी श्रमिकों को हो। इस प्रकार से मिल एक सामूहिक आर्थिक व्यवस्था को लागू करना चाहता था जिस पर पूरा अधिकार श्रमिकों का होगा। मिल के इन विचारों से हमें आश्चर्य होता है, क्योंकि जिस मिल ने प्रतिष्ठित संप्रदाय के व्यक्तिवादी ढांचे को मजबूत बनाया था वही अब सहकारी समितियों के गुणगान गाने लगा था। कोई भी समाजवादी इससे अधिक प्रभावशाली शब्दों में सहकारिता का पक्ष नहीं ले सकता। तो इससे स्पष्ट है कि इंग्लैंड और फ्रांस के सहकारी आंदोलन का मिल पर गहरा प्रभाव पड़ा था।
दूसरा, लगान का उसने समाजीकरण की बात की है ना। एक समय ऐसा भी था जब मिल ने रिकार्डो के लगान सिद्धांत का भरपूर समर्थन किया था और बाद में वह लगान को करारोपण के द्वारा समाप्त कर देना चाहता था। मिल लगान को इसलिए समाप्त करना चाहता था कि लगान एक प्रकार की अनार्जित आय है जिससे समाज में शोषण की प्रवृत्ति बढ़ती है। किसान परिश्रम करके खेती करता है और भूस्वामी बिना परिश्रम के ही उसकी आय का अधिकारी बन जाता है। अतः प्रत्येक व्यक्ति को उसके परिश्रम के अनुसार पारिश्रमिक मिलना चाहिए। मिल का ऐसा विचार था कि व्यक्ति जिस राशि को प्रत्यक्ष रूप में बिना परिश्रम के प्राप्त करता है वह उस राशि को प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है, उसे उस राशि को लौटा देना चाहिए। मिल के अनुसार व्यक्तिवाद का उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति को उसके श्रम का प्रतिफल दिलाना है और लगान लोगों के परिश्रम का प्रतिफल नहीं होता है, इसलिए व्यक्तिवादी व्यवस्था में उसका कोई स्थान नहीं हो सकता। भूमि पर एक ऐसा कर लगाना चाहिए जो धीरे धीरे लगान को समाप्त कर दे। लगान की राशि के बराबर राशि सरकार के पास आ जाएगी और समाज में लगान के द्वारा जो आर्थिक असमानता उत्पन्न हो गई है वह असमानता धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार से वो लगान के स्थान पर कर का समर्थक था। नेक्स्ट, आर्थिक समानता लाना या उत्तराधिकार को समाप्त करना भी मिल के विचार थे। मिल जो था वो उत्तराधिकार के नियमों से भी भयभीत था। वो मानता था या उसका ऐसा कहना था कि इस नियम से वे लोग संपत्ति के अधिकारी हो जाते हैं जो निकम्मे हैं। इसलिए उत्तराधिकार का नियम व्यक्तिगत स्वतंत्रता के विरुद्ध नहीं है, वरन ये स्वतंत्र प्रतियोगिता के लिए भी खतरा है, क्योंकि यह नियम प्रतियोगिता में बाधा डालता है। मिल एक सीमा तक व्यक्तिगत संपत्ति के पक्ष में था, परंतु एक सीमा के बाद वह व्यक्तिगत संपत्ति को नियंत्रित कर देना चाहता था। मिल ने संपत्ति के नियंत्रण के लिए कानून बनाने की भी पहल की है। मिल मृत्यु कर संबंधी नियम बनाने का भी समर्थन करता है। इस प्रकार वह महान समाजवादी के रूप में हमारे सामने प्रकट होता है। फिर उसके कर और धन के समान वितरण के संबंध में जो विचार है वो कहता है कि समाज में धन के वितरण की असमानता को दूर करने के उद्देश्य से करारोपण को महत्व दिया जाना चाहिए। मिल धनी वर्ग पर ऊंची दर से कर लगाने तथा निर्धनों को करों में छूट देना चाहते थे। उनके विचार प्रगतिशील करारोपण के संबंध में उल्लेखनीय है। यहाँ वह वर्तमान समय के समाजवादियों के जैसे ही विचार प्रकट करता है। मिल के जो समाजवादी विचार थे वे व्यक्तिगत स्वतंत्रता के पक्षपाती थे। उसकी इस विशेषता के कारण ही उसको जीड एवं रिस्ट ने व्यक्तिवादी समाजवादी कहा है। मिल का समाजवाद उदार था। वह मार्क्स की तरह से किसी प्रकार के वर्ग संघर्ष की कल्पना नहीं करता है। उसका समाजवाद वर्तमान समय के समाजवादियों के समाजवाद से भिन्न है। मिल एक प्रकार से प्रजातांत्रिक समाजवाद का समर्थक था। वह हस्तक्षेप के साथ साथ स्वतंत्र व्यापार की भी बात करता है। मिल शोषण का विरोधी था, परंतु एक सीमा तक वह व्यक्तिगत संपत्ति का भी समर्थन रहा है। तो कुल मिलाकर के मिल एक काल्पनिक समाजवादी था। उसने समाजवाद का कोई व्यवहारिक कार्यक्रम प्रस्तुत नहीं किया। अब आप लास्ट में आते हैं मिल की आलोचना पर। मिल की जो आलोचना है वो अर्थशास्त्रियों द्वारा की गई है। उसके जो प्रमुख बिंदु हैं उसमें है कि सीमांत विश्लेषण की अपूर्ण व्याख्या करना। मिल उपभोग और उत्पादन के क्षेत्र में सीमांत विश्लेषण की सही व्याख्या नहीं कर पाया था और न ही उपयोगिता को समझ सका था। मिल मूल्य, उत्पादन तथा वितरण के नियमों को सह संबंधित करने में भी सफल नहीं हुआ। प्रतिष्ठित विचारधारा के साथ समाजवाद का समन्वय स्थापित करने पर उसने अनेक स्थलों पर भूल कर दी। वह प्रतियोगिता तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का पक्षपाती तो है, परंतु उत्तराधिकार के नियम तथा लगान को समाप्त करने की बात कहकर वह हमें विचित्र मोड़ पर लाकर के छोड़ देता है। मिल ने राजनीतिक अर्थशास्त्र को सामाजिक अर्थशास्त्र में बदलने की भी असफल चेष्टा की है। दूसरा, उसके अनुयायियों की कमी है ना। मिल के बारे में एक बात ये कही जाती है कि अन्य अर्थशास्त्रियों के समान उसका कोई अनुयायी नहीं है। प्राय ये देखा जाता है कि वैज्ञानिक विचारधारा वाले लोगों के एक नहीं अनेक अनुयायी होते हैं जो उसका अनुसरण करते हैं, परंतु मिल के बारे में ये बात लागू नहीं होती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि उसका नाम आज तक किसी भी सिद्धांत के साथ नहीं जोड़ा जा सका। उसने अनेक विचार दिए लेकिन किसी भी सिद्धांत को उसके नाम से नहीं जाना जाता है और उसके विचारों में भी विरोधाभास था। मजदूरी निर्धारण के सिद्धांत में जहाँ वो मजदूरी के जीवन निर्वाह सिद्धांत की व्याख्या करता है,
वहीं वह मजदूरी बढ़ाने के लिए श्रम संघों की ताकत को बढ़ाने की भी बात करता है। वह एक स्थान पर प्रतियोगिता का समर्थन करता है तो दूसरे स्थान पर सहयोग की बात करता है। उसने प्रतिष्ठित संप्रदाय के विचारों को चरम सीमा तक पहुंचाया, परंतु अंत में उन्हीं विचारों का खंडन भी कर दिया। और उसने अपने विचारों की आर्थिक ढंग से व्याख्या नहीं की, उसने उसे एक साहित्य की तरह समझा और उसी रूप में उसका अध्ययन भी किया। और तो अंत में ये कह सकते हैं कि मिल ने बाल्यकाल में अपने पिता व जेबी से जो विचार ग्रहण किए, वे विचार जीवन भर मिल का साथ देते रहे। तो इस प्रकार से मिल की इन सब आलोचनाओं के बावजूद हम कह सकते हैं कि मिल जैसा प्रतिभा संपन्न व्यक्ति अर्थशास्त्र के क्षेत्र में और कोई नहीं हो सकता है। वह लंबे समय तक प्रतिष्ठित विचारधारा का समर्थक रहा, परंतु बाद में उसने यह अनुभव किया कि प्रतिष्ठित विचारधारा के विचार व्यवस्थित नहीं है, अतः उन्हें बदल डालना चाहिए। तो इस प्रकार से मिल ने समय के अनुकूल बहुत ही उचित कार्य किया था। मिल का जो योगदान है वो अकेले अर्थशास्त्र के क्षेत्र में ही नहीं है, बल्कि उसका योगदान जो है वो दर्शन शास्त्र, समाजशास्त्र, नीति शास्त्र, राजनीति शास्त्र में भी है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में मिल की स्थिति एक क्रांतिकालीन लेखक की है। भूतकाल में जो कुछ हुआ उसने उसके बारे में बताया ही, साथ ही उसने अपने भावी कार्यक्रम की भी रूपरेखा प्रस्तुत की। उसने प्रतिष्ठित संप्रदाय के सिद्धांतों का समर्थन करने के साथ साथ उनमें सुधार भी किया और अंत में मिल मानव कल्याण की भावना से अभिभूत होकर के और समाजवादी बन गया। तो अर्थशास्त्र के विकास में मिल का महत्वपूर्ण स्थान है, जिसे हम भुला नहीं सकते। जैसा कि मैंने पूर्व में भी बताया है कि वो एक क्रांतिकालीन लेखक थे। इस बात की जो पुष्टि है वो होती है, प्रोफेसर नेफे लिखते हैं कि मिल संस्थापित अर्थशास्त्र के विकास के एक युग को प्रारंभ करने वाला अर्थशास्त्री था। उसका महान कार्य जो है वो संक्रमणकालीन है। वह अपने पहले के विचारों का सारांश प्रस्तुत करता है तथा आने वाले परिवर्तनों के लिए वातावरण तैयार करता है। उसने अर्थशास्त्र का संशोधक था, है ना, वो अर्थ विज्ञान का संस्थापक था। उसका जो विचारधारा थी या जो उसका दृष्टिकोण था वो था समन्वयवादी, है ना। उसने विभिन्न विचारधाराओं के बीच में समन्वय स्थापित करने की चेष्टा की थी। वह प्रतिष्ठित संप्रदाय का आलोचक बन जाने और समाजवादी विचारों में दीक्षित हो जाने पर भी स्वतंत्र व्यापारी की नीति को जो है वो त्याग नहीं सका था, इसलिए वह व्यक्तिवादी समाजवादी था। अर्थशास्त्र के सिद्धांतों की उन्होंने बहुत ही सरल व्याख्या की है। उसकी जो भाषा शैली थी वो रिकार्डो, स्मिथ और माल्थस से भी सरल थी। उसने प्रतिष्ठित संप्रदाय के द्वारा दिए गए आर्थिक विचारों का विश्लेषण सरल ढंग से किया, जैसे जनसंख्या, मजदूरी, रोजगार, लगान, मुद्रा का परिमाण सिद्धांत, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का सिद्धांत, मूल्य का सिद्धांत। उस पर उसकी वैज्ञानिक पकड़ थी। इससे पूर्व स्मिथ और रिकार्डो ने इन विषयों पर जो विचार दिए थे वो रोचक कम और भ्रामक अधिक थे, परंतु मिल ने इन सब विषयों को सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया। तो इस प्रकार से मिल जो है बहुत ही प्रतिभाशाली थे, बहुत ही बुद्धिमान थे और बहुत ही प्रतिभा संपन्न व्यक्ति जो थे। ऐसा व्यक्ति अर्थशास्त्र के क्षेत्र में और कोई नहीं हो सकता। तो इस प्रकार से हमने आज मिल के आर्थिक विचारों का अध्ययन किया।